देखो जितने भी बॉल यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, अब उसको हम सिल्वर कर रहे हैं। जो मोबाइल ऑन होने से पहले जो वोल्टेज बनता है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार क्या कंडीशन है। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे सर का एक फ़ोन आए हुए हैं। ये S22 अल्ट्रा है, ये डेड है। तो इसमें कहाँ से दिक्कत है, क्या इसमें फ़ॉल्ट निकलता है, तो इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट कहाँ पे होता है। तो चलिए हम इस फ़ोन को ओपन करते हैं। इसमें हम चेक कर लेंगे कोई स्क्रू तो लगा हुआ नहीं है। ये देख सकते हैं सारे स्क्रू मैंने निकाल दिया है इसका। और यहाँ से आपको सीधा उठाना है। यहाँ पे 2 जैक होगा, इसको ध्यान से उठाना है, ठीक है। और इसमें एक जैक तो है आपका सेंसर का है, एक वायरलेस चार्जिंग पत्ते का होता है। ये हमने खोल दिया। तो इसमें जितने भी कनेक्टर है आपको ध्यान से इस कनेक्टर को खोल देना है। पहले आपको जो ऊपर का स्पीकर का है ये निकालना है। उसके बाद आपको फ्रंट कैमरा को ओपन करना है, फिर आपका ये पूरा बोर्ड बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम चेक करते हैं क्या इशू है। अब ये डेड हैंडसेट है, इसको सबसे पहले हम ये पता करते हैं ये डेड क्यों है, मतलब कैसे है, हम कैसे पता किया कि ये डेड है। पहले तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये बैटरी डिस्चार्ज है और ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको एक बार DC से कनेक्ट किया। DC पे हमें चेक करना है कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसके जानने के लिए हमें ब्लैक को शील्ड पे रखा और रेड को बैटरी कनेक्टर पे रखेंगे। और देखोगे तो DC सप्लाई में कोई भी ऑटोमेटिक करंट लिया नहीं है ना। यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टर पे डस्ट वो दिख रहा है ना, लिक्विड सा, उसी को हम हटा रहे हैं। लिक्विड क्यों है समझ में नहीं आया, ये लिक्विड नहीं होना चाहिए। हम ये लिक्विड को पहले क्लीन कर चुके हैं, मैं आप सबको दिखाता हूँ। देखो आप लिक्विड नहीं है। चलो इसको हम एक बार DC से चेक करते हैं। देखो कोई ऑटो करंट नहीं लिया, इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। तो मैं ऑन ऑफ स्विच बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये रीडिंग अगर 300 क्रॉस कर गया तो हैंडसेट ऑन माना जाएगा, यानी फिर बैटरी उटरी का प्रॉब्लम होगा ऐसा माना जाएगा। अभी देखो ये रीडिंग जो है आपका 300 से प्लस नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, डाउन आ जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो ये हैंडसेट जो है ये ऑन नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। इस हैंडसेट का, और ये प्राइमरी लाइन से भी इशू नहीं है। प्राइमरी लाइन हम इसको बोलते हैं जो बैटरी कनेक्टर से लेकर के पावर IC तक जो लाइन होता है ना, इसको हम प्राइमरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो पावर IC से निकल के CPU MMC तक जाता है उसको हम सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। जो हम ऑन ऑफ स्विच बटन दबाने के बाद या मोबाइल ऑन होने के बाद जो वोल्टेज बनते हैं उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। जो मोबाइल ऑन होने से पहले जो वोल्टेज बनता है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो अभी हमारा इस फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आया है वो सेकेंडरी वोल्टेज का है। क्या है? सेकेंडरी लाइन का। तो अभी हम सेकेंडरी लाइन का इशू है, तो इसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके लिए हम पहला तो ये शील्ड है ना, ये शील्ड को हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये रैम देख रहे हो, इसके नीचे CPU देख रहे हो, और ये इसका UFS है। हमें UFS नहीं करना। जब हमें UFS नहीं करना तो हम तो टेम्परेचर से शील्ड नहीं उतारेंगे, क्योंकि हम आधा शील्ड उतारेंगे। अगर हम इसको SMD से शील्ड उतारते हैं तो ये पूरा शील्ड उतरेगा। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए हम यहाँ पे कटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दिख रहा है, इसका शील्ड को हटा रहे हैं। मैं आपको शील्ड हटा करके दिखाऊंगा कैसे इसका शील्ड। अब चूंकि होल्ड हो रहा है ना, होल्ड, तो ये सेकेंडरी लाइन का भी इशू नहीं माना जाएगा, मतलब शॉर्टिंग नहीं होगा। इशू नहीं है मतलब कि शॉर्टिंग नहीं है। समझ रहे हो बात को। ना तो प्राइमरी लाइन शॉर्ट है ना सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं होल्ड नहीं होता, ठीक है। और रीडिंग जो है वो आपका लो बूट या हाई बूट में रहता। तो अभी इस तरह के जो फॉल्ट आता है ना, सबसे ज्यादा आते हैं इसका CPU और रैम का फॉल्ट आते हैं। क्या आते हैं? देखो अब ये खराब भी हो सकता है या ड्राई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम इसको रिवोल्व करके, पहला तो काम है हम इसको रिवोल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर रिवोल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम रहता है तो फिर चेंजेस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका बोर्ड को, और इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो वो बोला था ब्लैक वाला हीटिंग टेप देना, कहीं पे हीट ना लगे, इसके लिए हम इस पे हीटिंग टेप को लगा देते हैं। देखिए आपसे हीट कहीं और ना चला जाए, इसके लिए आप हीटिंग टेप से इसको कोटिंग कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके वजह से कोई और प्रॉब्लम ना हो इस हैंडसेट में। समझ रहे मेरे बात को? मैंने देखो कुछ इस तरीके से इसको कोटिंग कर दिया है ताकि कहीं और हीट ना जाए। और हमने पूरा सील्ड भी नहीं हटाया, केवल यहाँ से हटाया क्योंकि मैं यही से आईसी को उठाने वाला हूँ। और जब भी आईसी को उठाओगे इसका डॉट इंडिकेशन जरूर देख लेना पहले। तो इसमें डॉट इंडिकेशन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे निशान भी दे देते हैं कि हम इधर की तरफ ही डॉट इंडिकेशन रखने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो एक सिंगल निशान आ गया है, वो मिटेगा नहीं। सबसे पहला काम इसका रैम को उठाना है, और टेम्परेचर का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसका ओवर टेम्परेचर में, क्योंकि सैमसंग का बोर्ड होता है, ओवर टेम्परेचर कहीं और ना लग जाए। ओके, यहाँ पर मैं 2 ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा आईसी उतारने के लिए। पहला इस ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा, दूसरा इस ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। रैम उतारूंगा सीधा, मैं ग्लू कट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ग्लू तो मुझे साइड से दिख ही नहीं रहा है, साइड से ग्लू नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो ग्लू कट करने की आवश्यकता तो है नहीं। एयर मैंने 4 पे रखा हुआ है, टेम्परेचर 340 तो कम से कम रखना ही पड़ेगा मुझे लैब के अकॉर्डिंग, क्योंकि रैम में जगह बीच में खाली रहता है, चारों साइड बॉल होता है, तो आपको उस हिसाब से ही फोकस करना है। और इस तरीके से देखो मैंने ब्लेड लगा लिया, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बॉल पिघला या नहीं पिघला। बाहर से हमें ग्लू दिख रहा था क्या? अंदर से देखो ग्लू है। अब इसका सीपीयू उठाने के बाद हम ये सील्ड का पिघलने का वेट कर रहे हैं। आप जो सीपीयू उठाओगे ना, ये ध्यान पूर्वक उठाओगे, सीपीयू बेंड नहीं होना चाहिए। निकल गया। अब हमारा इस स्क्रैपर का काम हो गया कंप्लीट। अब हमारा काम ये है कि आप जो ये एक्स्ट्रा बॉल देख रहे हो ना, इसको आपको क्लीन करना है, ठीक है जी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो देखो मैं फ्लक्स पेस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, ये चीज ध्यान से देखना। दिख रहा है? पहले से नहीं डाल रहा हूं मैं फ्लक्स पेस्ट को, ठीक। हल्के हाथ से जहां आपको लगे कि फ्लक्स पेस्ट चाहिए वहां पे डालो। जो आसपास के कंपोनेंट आपको दिख रहा है, इस कंपोनेंट पे टच नहीं होना चाहिए आपका आयरन, ठीक है जी। सीपीयू बहुत बड़ी सीपीयू है, इसका साइज देख रहे हो कितनी बड़ी है। अब हमने क्या किया, सब पे एक एक करके इसका बॉल जो भी था उसको रिमूव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो काम आएगा, अब मैं 138 नहीं लगाऊंगा, 83 लगाऊंगा सीधा। क्या लगाऊंगा? फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्लू नहीं हटाने का टेंशन नहीं है। पहला तो ये चीज देखो 83 लगाने का। दूसरा क्या है, अगर मैं 83 लगाऊंगा तो अगर मैं इसको रिवॉल्व करके दे दूंगा तो हल्का सा गर्म होगा, ये वापिस से बंद हो जाएगा। इसलिए मैं दोबारा फिर 138 डाल के फिर 83 का कन्वर्ट मारूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ इसको। हाँ, ये मैं सिचुएशन के अनुसार डिसीजन ले रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि देखो जब भी आप काम करते हो ना, तो उस वक्त आपका दिमाग भी काम करना चाहिए, कब क्या यूज करना है कब नहीं करना, ये सारे चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हल्के हाथे से करो, आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं पे अगर दिखने में दिक्कत हो तो हमें जरूर बताओ। दिख रहा है जहाँ पे मेरा आयरन चल रहा है? दिख रहा है। मेरा आयरन को फॉलो करो, जहाँ पे आयरन चल रहा है अगर वो आपको ना दिखे तो मुझे बताना। और देखो मैं पीपीडी भी कैसे लगा रहा हूँ, सडनली रख नहीं दिया हूँ। जितना जरूरत पड़ रहा है ना, केवल मैं उतना ही पीपीडी को यूज कर रहा हूँ। क्या समझ में आया? चूंकि इसमें शॉर्टिंग नहीं था, हम ट्रेसिंग कब करेंगे बताओ? या शॉर्टिंग होगा या वाटर डैमेज होगा, है ना।
तभी तो आप ट्रेसिंग करोगे ना भाई। या तो कोई शॉर्टिंग होगा तो आप ट्रेस करोगे कि कहाँ शॉर्ट है, या वाटर डैमेज होगा तो आप ट्रेस करोगे कोई चीज डैमेज तो नहीं हुआ। अगर ये दोनों ही चीज नहीं है तो फिर ट्रेसिंग नहीं होगा। आप डीसी से भी काम कर सकते हो, डीसी के रीडिंग से भी आप बढ़िया से सोल्यूशन निकाल सकते हो। अब हमें डिसऑर्डर वाइड चलाना है। अगर आपके फोन में शॉर्टिंग है ना, शॉर्टिंग, तो ट्रेस भी होगा और डीसी के हम रीडिंग पे ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन जब शॉर्टिंग नहीं है, डीसी बोल रहा है ओके है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मल्टीमीटर का काम नहीं हो सकता, आपको डीसी से ही काम करना पड़ेगा। हल्के हाथों से जितने भी बॉल दिख रहा है, इस बॉल को आपको क्लीन करना पड़ेगा। अगर लगे कि शोल्डर भर चुका, आप उसको डिसोल्डर वायर को कट कीजिए। सही नहीं दिख रहा है, आराम आराम से देखो, दिख रहा है ना, एक एक बॉल आपको दिख रहा होगा क्लीन करते हुए। किसी एरिया में रह तो नहीं गया जहां डिसोल्डर वायर नहीं चला है। और एक्स्ट्रा कहीं पे थिनर नहीं जाता। देखो जब भी आप काम करते हो ना, खास करके, तो टूल्स काफी ज्यादा अहम रहता है। अगर आपका टूल्स ओके नहीं है ना, आपका रिजल्ट जो है ना वो परफेक्ट नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। 1 2 3 4 बॉल निकला हुआ है, बट वो एनसी है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो हमें बनाना पड़ता उसको। अब देखो यहाँ पे डस्ट है, दिख रहा है, मैं इसलिए यहाँ से क्यों हटा रहा हूँ इसको। हर एक कॉर्नर से एक्चुअली इसमें ना व्हाइट ग्लू होता है, समझ रहे हो। तो आपको दिखाई ऐसा लगेगा कि ग्लू नहीं है, व्हाइट ग्लू होता है इसका, दिख रहा है ना ये ग्लू। ये जहां जहां आईसी के चारों कॉर्नर है ना, ये आपका जो है एकदम क्लीन होना बहुत जरूरी है। अगर क्लीन नहीं होगा ना तो आईसी बैठने के बाद दिक्कत करेगा। आप बोल सकते हो कि ओके हो चुका है, मेरे तरफ से तो हो चुका है, क्लीन दिख रहा है। तो यहाँ का काम खत्म, अब हमारा आईसी का काम चालू होगा। देखो इसको हम रैम बोलते हैं, रैम। हम आईसी को इतनी ज्यादा टाइट भी नहीं करेंगे कि ये बैंड हो जाए गर्म होके, समझ रहे हो। फिर से वही काम, हमें फ्लक्स पेज डालना है और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे शोल्डर है इसको हटा लेना है। हट गया। टेम्परेचर कम करो, इसका ग्लू हटा लो। आपको लग रहा होगा ग्लू नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन देखना ग्लू कैसा निकलता है। बहुत ग्लू है इसके ऊपर, ये दिख रहा है, दिख रहा है कैसा ट्रांसपेरेंट ग्लू निकल रहा है। अगर ये ग्लू का कलर ब्लैक हो गया एसएमडी रखते ही, तो समझ लीजिएगा कि आपका एसएमडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कम करने की जरूरत है। कम में तो निकलेगा ही नहीं, समझा बात को। व्हाइट ग्लू में दिखता नहीं है, दिख रहा है ग्लू, देखो कैसा है, दिखा कैसा लग रहा था, ग्लू नहीं है, दिख रहा है। कोई नहीं, आईसी निकल गया। आईसी को हम दोबारा सेट करते हैं। हम टाइट नहीं कर रहे ज्यादा आईसी को, निकल जाएगा, हम दोबारा टाइट कर देंगे। लेकिन अगर हम जोर से टाइट कर दिए तो ये आईसी बैंड होने की चांसेस बढ़ जाएगा, फिर आपके पास सोल्यूशन बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। निकला, कलर चेंज हो रहा है क्या ग्लू का, सही है ना। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो टेम्परेचर है ना एसएमडी का, वो एकदम परफेक्ट है। व्हाइट ग्लू होने के कारण आपको दिखाई प्रॉपर नहीं देगा। यहाँ पे भी है ग्लू थोड़ा सा, अभी ये बीच में भी ग्लू है। अब हमें देख रहे हो दो बॉल के बीचों बीच ग्लू है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लक्स पे उसका पीपीडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 138 का, समझ रहे हो कहाँ पर 38 यूज किया मैंने पीपीडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए। चलो डिसऑर्डर वायर से क्लीन करते हैं। याद रखिएगा हमने अभी 38 डाला है, हमें 83 करना पड़ेगा इसको। बाद में टेम्परेचर चेंज वापिस से 83 में लेके जाना पड़ेगा। पहले से अच्छा दिख रहा है ऐसी। अभी कुछ बॉल आपको ब्लैक दिख रहा होगा, अभी उसी बॉल को हमको सिल्वर भी करना है, साथ में 183 से कन्वर्ट भी कर देना है। तो ये रहा हमारा 183 पीपीडी। देखा कैसे सिल्वर भी हो गया, दोनों काम एक साथ हुआ। कैसे हुआ सिल्वर। हम पीपीडी का बहुत सारे यूज कर सकते हैं, सिर्फ रिबॉलिंग का ही काम नहीं है। सारे बॉल सही दिख रहा है।
भाई क्लीन हुआ, स्क्रैच तो नहीं। और ये देखोगे ग्लास है, इस ग्लास ऐसी है, दिख रहा है ना कितना चमक रहा है, एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। चलो अब हमें सीपीयू को क्लीन करना पड़ेगा। सीपीयू में इधर के साइड भी बॉल है, इधर के साइड भी बॉल है, बट रिवॉल्व केवल इधर ही होगा। एक काम करते हैं, पहले हम इधर के तरफ क्लीन कर लेते हैं। पहला काम हम एक काम करते हैं, इस पे पहले 38 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहीं पे हाथ को रोकना नहीं है, नहीं ज्वाइंट नहीं होगा, ज्यादा टेम्परेचर पड़ेगा ना इसी पे, फिर ऐसा लगेगा कि आपकी वजह से खराब हो गया। चलो अब डिसोल्डर वायर का यूज करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कहीं पे ग्लू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं अभी क्लीन करके रखता हूँ, अब आप देखना। याद रखिएगा अभी हमने कौन सा पीपीटी लगाया था, 83 करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आप सीधा आईसी फिक्स करेंगे। ये हमारा फाइनल होगा, अब इसके ऊपर हम कोई भी वर्क नहीं करने वाले। ये हिस्सा भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा इधर के तरफ रह गया। सबसे पहला मैं स्टार्ट किससे, कौन से टेम्परेचर से करते हैं। ये जो बीच में देख रहे हो ना, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये निकल भी जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितना निकल रहा है ठीक है, जितना नहीं निकल रहा है हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे भी। कई बार क्या होता है, यही कैपेसिटर शॉर्ट होता है ना, आपका सीपीयू शॉर्ट दिखाने लगा, फिर दोबारा उठा के निकालो, इससे अच्छा तो क्या अभी ये निकल जाए तो अच्छा है। अभी आपको ये देखना है कहीं ग्लू तो नहीं रह गया। एक मिनट, इसको मैं सही से साफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि एक तरफ तो हमारा क्लियर ही था ना, एक ही तरफ तो दिक्कत था। रैम का तरफ तो क्लियर है, सीपीयू का तरफ ही हमारा मेन ध्यान देना है। देखो जितने भी बॉल यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, अब उसको हम सिल्वर कर रहे हैं। ये दिख रहा है जैसे चरचर का आवाज आ रहा है, वो थीनर की वजह से ही आ रहा है, इसीलिए हम थीनर को हटा रहे थे, लेकिन थीनर हटने का नाम नहीं है। अभी आप देखो कहाँ रह गया, यहाँ पर रह गया ब्लैक ब्लैक बॉल, हटा हुआ सिल्वर। अगर कहीं पे आपको ब्लैक दिखे, वहाँ पर हल्का सा पीपीटी डालो, और पीपीटी गीला होना चाहिए, याद रखना। कहीं दिख रहा है ब्लैक, यहाँ पे हल्का सा। सारे बॉल सिल्वर दिख रहा, कोई ब्लैक तो नहीं दिख रहा है, सही से देखो। तो अब देखो ये क्लीन हो गया, कहीं स्क्रैच तो नहीं हुआ। अभी हम इसको रिवॉल्व करेंगे, वेट करो 2 मिनट, मैं अभी आया।
इसका डिजाइन या तो नंबर से निकालो या तो कैपेसिटर के डिजाइन के अनुसार। एक बार जब भी आप रिबोलिंग करें ना, बिना पीपीडी लगाए आप एक बार ना एसएमडी चला दो। इससे क्या होगा, जो एयर होता है ना, एयर वो खत्म हो जाएगा और पीपीडी बहुत अच्छी तरीके से इसमें लग जाएगा। और पीपीडी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भर देना है, हल्का भरना चाहिए और सब में बराबर भरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेट करेंगे ठंडा होने का। देखो अपने आप बॉल जो देखो धीरे धीरे हार्ड हो रहा है, हल्का हालांकि आपको नहीं दिखा, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो दिख जाएगा बराबर बॉल बना है। चलो अब हमें रैम को रिवॉल्व करना है। कॉर्नर वाले बॉल पे थोड़ा पीपीडी कम भरा है ना। एक एक इस पे देखो सफाई बहुत रखना पड़ता है जब भी आप सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हो। अभी मैं इसको ना हैंड टू हैंड ही फ्लक्स पे डालूंगा। तो इसमें डॉट इंडिकेशन का हमें ज़्यादा टेंशन अब दिक्कत है नहीं। क्यों नहीं है, डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। जब भी बड़ी सीपीयू होती है ना, अभी तो देखो बहुत बड़े बड़े डिजाइन का है ये सीपीयू, तो कोशिश रखिए कि आपको 12 mm या 10 mm से ऊपर का ही नोजल हो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। जब आपको लगे हाफ लग चुका है, हाफ मेल्ट हो चुका है, आपको साइड से फ्लक्स पेस्ट डालना है। ये इतना डालना है कि आधा आईसी में पहुंच जाए। अब ये आपको चारों साइड पेस्ट, यही पेस्ट दिखेगा। पहुंचा, बस अब आप असेंबली हर एक बॉल पे घुमाना स्टार्ट कीजिए। वेट करते हैं थोड़ा ठंडा हो जाने का। देखा आपने, अब देखो ये जितने भी फ्लक्स पेस्ट है ना, सब अंदर खींच लिया आईसी ने, खींच लिया। अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा। ये दिख रहा है 2 बोर्ड, जो बीच में आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिंग।
क्या बोलते हैं, एक इधर के साइड भी होता है बोर्ड, एक नीचे के साइड भी होता है बोर्ड, दिख रहा है ना आपको, दोनों साइड बोर्ड है और उसके ऊपर भी डबल टेकर है, बोर्ड रिंग फिर बोर्ड फिर सीपीयू, उसके ऊपर रैम S22 अल्ट्रा है। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार क्या कंडीशन है। शॉर्टिंग नहीं है किसी प्रकार का। देखो मैं ऑन ऑफ स्विच छोड़ दिया और ये होल्ड हो गया है। होल्ड हो गया कि इसका मतलब क्या है, मेरा सीपीयू 100% इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक का हमारा कंडीशन ओके है और ये रीडिंग क्या है 233 है, समझा। अब जो हम रैम डालेंगे ना तो ये सेम रीडिंग पे नहीं होना चाहिए। यहाँ तक का मेरा काम ओके है, यानी कि ये हैंडसेट में हमने सीपीयू सही सलामत इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब हमें रैम को लगाना है। रोजन पेस्ट से क्या होता है कि इधर उधर ऐसी भागेगा नहीं। फ्लक्स पेस्ट से क्या होता है, फिसल के भाग जाता है, इसीलिए हमने रोजन पेस्ट का इस्तेमाल किया है। रैम तो मैंने दिखाई दिया था रिवॉल्व करके। देखो इसका नॉइज कट होता है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निशान दिया हुआ था, अगर ये आपको याद होगा तो इधर की तरफ दिया है ना, यानी कि ये इधर की तरफ ही लगेगा। देखो जब हैंड स्किल करोगे ना, हैंड स्किल, तो उस वक्त सफाई बहुत ज्यादा अहम रोल निभाएगा। ठीक है, और टूल्स आपको यूज करने के लिए परफेक्ट होना चाहिए। सही लगा है ना, नॉच कट दिख रहा है दोनों, उसको गाइड मार्क बोलते हैं। ये दोनों जो है एक्चुअली ये चारों साइड होता है, इधर वाला नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये आईसी का लगा हुआ है। अगर हम उधर के मोड़ देंगे तो ये दोनों नहीं दिखेगा। अब हमें एक चीज ध्यान देना है कि सीपीयू पे ज्यादा हीट ना पड़ जाए। अगर नीचे से सीपीयू का बॉल निकला तो हमने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था ना स्टार्टिंग से, वो सारे दोबारा करने पड़ेंगे। इसलिए कोशिश क्या रखोगे, अब देखो कितना परफेक्ट हीट होना चाहिए कि हम हीट दे तो रहे सीपीयू के ऊपर ही, लेकिन रैम के बराबर ही जाना चाहिए हीट। देख रहे हो मेरा एसएमडी रैम से बाहर नहीं उतर रहा है, वह खाली रैम। देखो रैम भी खींच लिया पेस्ट अंदर। अब वेट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। कितने पे होल्ड था पहले, 233। अगर सेम रीडिंग पे गया तो यानी कि रैम आपका सही नहीं लगा हुआ है या रैम अंदर से गड़बड़ है। बोर्ड को पहले ठंडा कर लेता हूँ। और बोर्ड गर्म रहेगा तो आपको इसमें बैटरी कनेक्ट करके डीसी सप्लाई नहीं लगाना, याद रखो, जब तक कि बोर्ड ठंडा ना हो जाए। चेक करो, डीसी के रीडिंग पे ध्यान देना पहले, शॉर्टिंग नहीं। 300 के ऊपर गया। देख सकते हैं ये हैंडसेट जो है ऑन हो रहा है, अभी सैमसंग लोगो पे है। हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि पूरा इसका लोगो आता है या नहीं आता है। इसमें चार्जिंग कम होगा तो हम एक काम करते हैं, इसमें चार्जर भी हम लगा देते हैं। अभी आप देख सकते हो ये 100% ऑन हो चुका है। इसके अंदर जो है पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है। इसका देख सकते हैं नेटवर्क वगैरह भी आ रहा है और इसका चार्जिंग वगैरह भी सही से हो रहा है।